नमस्कार बच्चों। आज आपके लिए क्लास 8th का जो होम साइंस का टॉपिक छूटा हुआ है इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे क्लास 8th के बच्चे भी देखते हैं। तो जो उन्होंने कहा कि मैडम अभी कुछ चैप्टर हमारे बचे हुए हैं, तो जैसे कि जहाँ से मैं पढ़ाती थी वहाँ भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि 2-3 चैप्टर इसमें है तो क्लास 8th के भी टॉपिक को कवर कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे क्लास 8th में काफ़ी टॉपिक मैंने कवर किया है, काफ़ी सपोर्ट मिला उस वीडियो से 6 to 8 से। और कुछ बच्चे और जो हमारे न्यू हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो भी बच्चे देखते हैं, क्योंकि उनका जो जीरो से तैयारी कर रहा है उनके लिए भी ये चैनल बेस्ट है। तो ये कहने का मतलब 6 to 8 का जो टॉपिक बचा हुआ है मैं इसको भी कवर कर रही हूँ। यदि आपको नोट्स भी बना रहे हो तो आपके लिए भी बेस्ट है, आप भी बना सकते हैं जो कंपटीशन के बच्चे हमारे हैं। ठीक है, तो ये क्लास 8th का टॉपिक था सिलाई कला। क्या है? क्लास 8th का टॉपिक था सिलाई कला। अब देखिए जो सिलाई कला क्या होता है। सिलाई मतलब जो हम सिलाई करते हैं, हाथ से सिलाई करते हैं, मशीन से सिलाई करते हैं। तो इसीलिए मैंने सिलाई में एक लाइन में लिख दिया है कि वस्त्रों की सिलाई करना। अब इसमें हाथ से और मशीन से नहीं, बस सिलाई का मतलब है कि क्या करना, वस्त्रों को सिलना, दो कपड़ों को जोड़ना, उसे ही सिलाई कहते हैं। या फटे पुराने कपड़े को सिलना, उनको जोड़ना, बराबर करना, तो कई काम उसमें आते हैं। तो सिलाई का मतलब है क्या है, वस्त्रों को जोड़ना, वस्त्रों को सिलना, वस्त्रों को सुंदर बनाना ही क्या कहलाता है, सिलाई कहलाता है। सिलाई आपको पढ़ाया ही मैंने कि सिलाई दो प्रकार की होती है, एक हाथ से सिलाई होती है और एक मशीन से सिलाई होती है। और टांका कितने प्रकार के होते हैं इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज यहाँ पे हम बताएंगे सिलाई से क्या लाभ है और ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं और ड्राफ्टिंग किस लिए की जाती है, इससे क्या लाभ होगा, सिलाई मशीन को कैसे देखभाल करेंगे, और इसके साथ साथ विभिन्न वस्त्रों यानी जो हमारे कौन कौन से वस्त्र होते हैं और उन वस्त्रों के अंतर कौन कौन से और वस्त्र आते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे बच्चे घर बैठे जो देख रहे हैं, जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है जहाँ पर, वो बच्चे भी यहाँ से लाभ इसका ले सकते हैं, इसको देख करके कर सकते हैं। तो देखिए सिलाई से लाभ, हम सिलाई क्यों करें, घर पर हम सिलाई हम बाहर क्यों दे दें, बाहर को हम टेलर को दे दें, लेकिन इससे क्या होगा, इससे हमारा धन का हानि होगा, यानी धन उसको देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, अपने अनुसार सिल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम घर पे सिलाई करते हैं तो इससे क्या लाभ होगा, एक गृहिणी को, एक लड़की को जो घर पे सिलाई कर देती है। तो घर पे सिलाई करने से नाप के अनुसार सिलाई होती है। अब पता लगा आपने कपड़ा दे दिया और उसी के अनुसार घर टेलर जो है सिलाई कर दिया, मतलब आपके फिटिंग पे नहीं आया, कभी कभी बाय द वे हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि आप खुद नाप करके आप सिलाई कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, जैसा आपका नाप है, फिटिंग है, उसी के अनुसार आप सिलाई कर लेंगे। दूसरा आपका आता है मजबूत सिलाई। कभी कभी क्या होता है, एक ही सिलाई मार देते हैं टेलर, आप क्या है अपने अनुसार बड़ा वाला टाका, छोटा वाला टाका आप सिलाई भी मार सकते हैं। हाथ से भी करना होगा तब भी कर सकते हैं, मशीन से करना होगा तब भी कर सकते हैं। तो क्या है, मजबूत सिलाई आप घर बैठ के अपने कर सकते हैं। आर्थिक लाभ मैंने बताया, आर्थिक का मतलब होता है धन, आर्थिक का मतलब होता है धन, पैसा, रुपया, इसको क्या बोलते हैं, आर्थिक बोलते हैं। तो ये क्या, आर्थिक लाभ मतलब हमें घर पे यदि हम सिलाई करते हैं तो हमें पैसा टेलर को नहीं देना पड़ेगा, वो जो पैसा हम 100-50 उनको देंगे वो हमारे पास रहेगा, हम दूसरे काम में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा आर्थिक लाभ, यानी हमें धन का लाभ हो जाता है यदि हम घर पर सिलाई करते हैं तो। ठीक है, कपड़े का सदुपयोग, कभी कभी क्या होता है, कपड़े हम अच्छे हमारे कपड़े होते हैं उनको हम अच्छे से कटिंग करते हैं, जानकारी होती है तो कटिंग करके उस जो बचा हुआ कपड़ा होता है किसी और काम में ले लेते हैं, वो अच्छे से उपयोग कर लेते हैं। कभी कुछ डिजाइन में कोई चीज़ बना लेते हैं, उस कपड़े का दूसरी जगह उपयोग कर लेते हैं। तो ये होता है घर पे सिलाई करने से, हम नाप के अनुसार सिलाई कर लेते हैं, मजबूत सिलाई होती है, रुपया धन का हमें लाभ हो जाता है, वो पैसा हमें टेलर को नहीं देना पड़ता है। और जो कपड़ा बचा हुआ रहता है उसको हम सदुपयोग यानी उसको अच्छी जगह पर उपयोग कर सकते हैं। ये हो गया हमें सिलाई से लाभ। देखिए बहुत ही आसान भाषा में आपको बताती हूँ कि जैसे क्लास रहती है और उसी के अनुसार हमें चीज़ों को पढ़ाना पड़ता है जिससे बच्चों को बातें समझ में आए। ठीक है, अब आता है हमारा ड्राफ्टिंग।
ड्राफ्टिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खाका बनाना या खाका तैयार करना। ड्राफ्टिंग क्या है, अंग्रेजी शब्द है, आपकी किताबों में दिया गया है ड्राफ्टिंग, तो मैंने ड्राफ्टिंग लिख दिया है, लेकिन हिंदी अगर कोई पूछे तो ड्राफ्टिंग का मतलब होता है खाका तैयार करना। क्या होता है, खाका तैयार करना। अब देखिए खाका का मतलब है कपड़े का नाप लेने के बाद खाका तैयार करते हैं। जैसे हमारी फिटिंग ले लिया, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, गले कितना है, बाजू कितना है, तो ये सब चीज़ों का नाप ले लिया। अब नाप लेने के बाद क्या करते हैं, उसको हम एक कागज़ पे उतारते हैं। देखिए 2 जगह खाका तैयार करते हैं। सबसे पहले जो कपड़ा काटने से पहले ही खाका तैयार होता है। ड्राफ्टिंग तभी बनती है कि यह पता लगा आपने बस देख लिया और उसके बाद नाप हाँ ले लिया, अच्छे से फिटिंग नहीं किया, नाप लिया आपने और काटते हुए चले गए और आपका कपड़ा खराब हो गया। पता लगा जो साइज़ थी उस साइज़ से आपने अलग काट दिया। तो कपड़े काटने से पहले जो एक खाका तैयार करते हैं, फिर हम सबसे पहले जो जानते नहीं हैं, जो भी सीख रहे हैं, उनको कपड़े पर नहीं काटना चाहिए। सबसे पहले जो खाका तैयार किया जाता है, ड्राफ्टिंग करी जाती है, वो जो पेपर आपने देखा होगा, रफ जैसा पेपर होता है, जिस तरह से हम कवर चढ़ाते हैं, जिसको हम बासी पेपर भी कहते हैं, उस पेपर पे हम क्या करते हैं, जो साइज़ हम लेते हैं, जिसका भी सिलना हो, अपना भी सिलना हो, बच्चे का सिलना हो, उस नाप को लिख लेते हैं और उतना ही बड़ा पेपर ले करके, जितना कपड़ा आप रहता है, उसी उतने बड़े पेपर को लेकर के उसमें गले, आस्तीन, लंबाई, चौड़ाई सबका नाप लेने के बाद उतना उतना ही कटिंग करके हम कागज़ पे काटते हैं। और जब हमारे इस कागज़ पर सही उतरता है, तब वही साइज़ हम किस पे करते हैं, कपड़े पर करते हैं। जब इससे क्या होगा, इससे आपका कपड़ा गलत नहीं कटेगा, सही कटेगा और फिटिंग भी आपकी सही आती है। तो ड्राफ्टिंग का मतलब है कपड़े का नाप लेने के बाद खाका तैयार करते हैं। इसके बाद इस तरह से भी कह सकते हो, कपड़ा काटने से पहले जो खाका तैयार करते हैं, जो नाप करने के बाद उसको हम एक कागज़ पर उतारते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। अब ड्राफ्टिंग क्यों ली जाती है, ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। ड्राफ्टिंग मतलब खाका तैयार करना, कपड़ा काटने से पहले जो हम नाप लेने के बाद उसको हम कागज़ पर उतारते हैं, उसे ही ड्राफ्टिंग कहते हैं। अब आता है आकृति में, हम खाका क्यों बनाते हैं, क्या इससे लाभ होगा। देखिए आकृति में अंतर आ जाता है। अगर हम खाका नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, आपने नाप ले लिया, डायरेक्ट कपड़े काट दिया। अब इससे क्या होगा, कभी कभी आपने सही से नाप नहीं लिया तो आकृति में अंतर आ गया, यानी आपने फिटिंग का कम हो गया, लंबाई कम हो गया, चौड़ाई कम हो गया, ज़्यादा हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो ये आकृति में अंतर आ जाता है। दूसरा, सिकुड़न। देखिए खाका तैयार करने में इससे क्या होता है कि हम जो हमारे कपड़े पे डायरेक्ट कर देते हैं और सही नाप नहीं लेते हैं, तो कपड़े को 2 घंटे पहले क्या करना चाहिए, उसको पहले धुलना चाहिए, सुखाना चाहिए, तब काटना चाहिए। इससे क्या होता है, वो अपनी साइज़ में क्योंकि कपड़ा क्या होता है, थोड़ा सिकुड़ता है। सिकुड़ने से क्या होता है, वो जो आप फिटिंग का नाप लिए रहते हैं वो खराब हो जाती है। क्या होता है, और छोटा पड़ जाता है। इसीलिए जो भी कपड़ा सिलें उसको धुल लें, प्रेस कर लें, उसके बाद काटना चाहिए। ठीक है। रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो क्या होगा, रुचि का मतलब कुछ लोग बहुत टाइट कपड़ा पहनते हैं, एकदम चिपके हुए, और कुछ होते हैं ढीले कपड़े पहनते हैं, तो उसकी भी रुचि का ध्यान रखें। जिसका कपड़ा सिल रहे हैं वो कैसा पहनता है, ढीला पहनता है कि टाइट पहनता है। ठीक है। अब है कागज़ पर ड्राफ्टिंग करना। क्या करते हैं, कागज़ पर ड्राफ्टिंग करते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि पहले किस पे करना चाहिए, कागज़ पर करना चाहिए ड्राफ्टिंग, उसके बाद किस पे करना चाहिए, वस्त्र पर करना चाहिए। तो ड्राफ्टिंग का मतलब कपड़े का एक तरीके से नाप लेकर के उसका कागज़ पर उतार देना ही खाका कहलाता है। मैंने एकदम सही सही भाषा में, सीधी भाषा में बताया, जिससे आपका फिर कभी भूले न। ठीक है। अब आता है सिलाई मशीन। यहाँ तक तो आपको मैंने बता दिया सिलाई से क्या लाभ हुआ, ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं, ड्राफ्टिंग के से क्या लाभ होता है। अब आता है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन मतलब जो हम पहले हाथ से सिलाई करते थे, सिलाई करके कपड़े पहना जाता था। अब क्या है, नए मॉडर्न में, आधुनिक युग में सिलाई मशीन आ गई है, और सिलाई मशीन से क्या होगा, बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा, बहुत ही कम समय में सिल जाएगा, और एकदम जैसे आप रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं, उस तरह से आपने घर बैठे सिलाई सीखे रहेंगे, तो सो घर बैठे आप सिलाई कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलाई मशीन। सिलाई मशीन
से हमें क्या कर ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिलाई मशीन आपके घर में एक तरीके से कमाई का साधन भी हो जाता है, क्योंकि जो लड़कियां सीखी रहती हैं तो घर बैठे आपको सिलाई यदि अच्छा कर लेती हैं तो घर बैठे भी आप पैसे कमा सकते हैं, आपको आर्थिक लाभ हो जाएगा और उस पैसे से आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, दूसरी जगह पे आप पैसे को लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिलाई मशीन भी हमें देखभाल, जैसे अगर सिलाई कर रहे हैं तो उससे हमें देखभाल भी करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर धूल मिट्टी से बचाया जाए, यानी जहाँ पे आपका सिलाई मशीन हो वहाँ पे धूल ना जाए, मिट्टी ना जाए, जिससे क्या होगा नीचे नीचे जो पुर्जे होते हैं सिलाई मशीन के उसमें बैठ जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे धूल ना जाए, और हमारी सिलाई मशीन को हमेशा ढक करके रखना चाहिए, उसको बंद करके डिब्बे में रखना चाहिए जिसमें वो रहता है। ठीक है, अब विभिन्न पुर्जों को मिट्टी के तेल से साफ करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है काफ़ी दिन हुए रहते हैं तो जो हमारे पार्ट होते हैं सिलाई मशीन के, उनको जो तेल होता है उस तेल में सफाई करना, जिससे उसके जो जंग लगे होते हैं वो दूर हो जाए, जो उसमें धूल गर्द लगा है वो भी साफ हो जाए, तब मशीन बहुत ही हल्की चलती है। ठीक है, प्रति सप्ताह तेल डालें, 1 सप्ताह में या 2 सप्ताह में तेल जरूर डालना चाहिए, नहीं तो मशीन बहुत टाइट चलती है बहुत ज़्यादा, और धागे भी तोड़ने लगते हैं, यानी कई समस्याएं आ जाती हैं यदि सिलाई मशीन को रेगुलर ना चलाया जाए। कभी क्या होता है, आपको बहुत दे देते हैं टेलर को, सिल लेते हैं, नहीं नहीं उठाते हैं, कौन चले उठाए। तो इस सबसे क्या होता है, जो हमारी सिलाई मशीन घर पे पड़ी रहती है वो खराब होने लगती है, जंग लगने लगती है, बहुत भारी चलने लगती है, और धागा भी बार बार छोड़ने लगता है, कई समस्याएं आने लगती है। इसीलिए कुछ ना कुछ सिलाई मशीन का यूज करते रहना चाहिए, सिलते रहना चाहिए। और मैंने भी आपको बताया सिलाई मशीन को ढक कर रखना चाहिए, जिससे उसमें धूल मिट्टी ना जाने पाए। अब आते हैं हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, साथ में जो हमारे क्लास 8 के बच्चे हैं उनके लिए भी क्या है, विभिन्न वस्त्रों के लिए कपड़े का चुनाव। देखिए बच्चों, जो कपड़े होते हैं वो 3 प्रकार के, मुख्य रूप से 3 होते हैं, और भी होते हैं, फैंसी भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से 3 में ही कैटेगरी आपकी, फैंसी में भी थोड़ा बहुत आ जाता है, अब और भी मॉडर्न हो गया तो नहीं, लेकिन जो अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 होते हैं। सूती होता है, रेशमी होता है और ऊनी होता है। क्या क्या होता है, सूती, रेशमी और ऊनी। क्या है, सूती, रेशमी और ऊनी होते हैं। आप देखिए जो सूती कपड़ा होता है, देखिए थोड़ा सा हौच पौच कर रहे हैं, अभी मैं यहाँ पर आपको करके बता देती हूँ। सिलाई मशीन में जो सूती कपड़ा होता है इसमें 3 कैटेगरी है, मार्किन का कपड़ा, दुसूती का कपड़ा और मलमल का कपड़ा। कौन कौन सा है, मार्किन है, दुसूती है और मलमल है। ये किस में आते हैं, ये सूती कपड़े में आते हैं। किस में आते हैं, सूती कपड़े में। मार्किन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो मोटा होता है, रजाई जिसमें रजाई भरी जाती है उसके ऊपर जो खोल चढ़ाई जाती है उसी को ही मलमल का सॉरी उसी को ही मार्किन का कपड़ा कहते हैं। जो पेटीकोट का कपड़ा पहना जाता है वो भी मार्किन का कपड़ा होता है, यानी जो मोटा वाला कपड़ा होता है, सूती होता है, गफ उसमें होते हैं, मार उसमें ज़्यादा होते हैं, ऐसे कपड़े को ही मार्किन का कपड़ा कहलाता है, जिसमें पेटीकोट भी होते हैं और इससे रजाई की खोल बनते हैं और अन्य यूज में इसको हम लाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा दोसूती कपड़ा। दोसूती का नाम आपने बहुत ही सुना होगा। देखिए आप होम साइंस में आपने दोसूती कपड़ा लेते होंगे, उसमें मेजपोश बनाते होंगे, जो इसमें खाने खाने से ऐसे बने होते हैं, और इस खाने में हम क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं ना, इस तरह से क्रॉस करके ऐसे डिजाइन बनाई जाती है, आपने देखा होगा। इससे मेजपोश भी बनाते हैं, तकिया का गिलाफ बनाते हैं, पिलो कवर जिसको बोलते हैं, बेडशीट बनाया जाता है इस पर डिजाइन ऊन से करके, तो इसी को हम दोसूती कहते हैं। किस में आता है, सूती वाले कैटेगरी में आता है। इससे चादर होता है, पर्दे होते हैं, मेजपोश इससे बनाए जाते हैं, और इसके साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार की आकृति की क्रॉस करके डिजाइन भी बनाया जाता है। किस कपड़े पर, दोसूती पे। किस में आता है, सूती कपड़े में आता है। तीसरा आता है मलमल। क्या है, मलमल। मलमल का कपड़ा भी सूती की ही कैटेगरी में आता है। इससे जो है काफी मुलायम होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इससे ब्लाउज, दुपट्टा, कुर्ता ये सब भी बनाया जा सकता है। किससे, मलमल के कपड़े। किस में आते हैं, सूती में। सूती में कितने हुए, 3 हुए। कौन कौन से, ये मार्किन का कपड़ा, दोसूती का कपड़ा और मलमल का कपड़ा, ये मैंने आपको बता दिया। और एक आपने जीन्स, देखिए एक और इसमें भी मैंने छूट रहा है, ये जो जीन्स का कपड़ा है, जीन्स भी आपने देखा होगा, ये भी सूती में ही आता है।
जैसे जीन्स का ये काफ़ी मजबूत भी होता है, मोटा होता है। जो जीन्स का कपड़ा आपने देखा होगा पैंट का ज़्यादातर होता है, इसका क्या होता है काफ़ी मजबूत होता है, इसकी सिलाई थोड़ी सघन हुई रहती है और ये बहुत ही अच्छा होता है मजबूती की दृष्टि से। तो जीन्स भी किस में आता है, सूती में आता है। अब हमारा आता है रेशमी। अब देखिए रेशमी में है सिल्क, शाटन और मखमल। कितने हैं? सिल्क, देखिए इसमें क्या क्या आते हैं, सिल्क है और क्या है, साटन है और क्या है, मलमल है। ये 3 कैटेगरी है किसकी, सॉरी मखमल। देखो यहाँ पे मलमल लिखा है, यहाँ पे मखमल है। याद रखना ये मलमल जो है सूती में आएगा, अगर मखमल आ जाए, मखमल आपका किस में आएगा, ये रेशमी में आएगा। याद रखना। तो रेशमी में 3 कैटेगरी हुई, सिल्क की हुई, साटन की हुई और मखमल की हुई। अब देखिए जो सिल्क का कपड़ा होता है, ज्यादातर आपने देखा होगा ये दोनों तरफ बराबर दिखते हैं, उल्टा और सीधा ये बराबर दिखते हैं। ये जो है जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। और ये क्या होते हैं, दोनों तरफ एक जैसे होते हैं। इनसे साड़ी बनता है, ब्लाउज भी बनता है, कुर्ते भी बनते हैं। बहुत ही महंगे महंगे कपड़े भी सिल्क के कपड़े से बनाए जाते हैं। और ये जानते हैं कैसे मिलता है, ये जो शहतूत आपने देखा होगा जो फरता है, फल देता है, उसमें इतने बड़े बड़े से कीड़े पाए जाते हैं और उस कीड़े से ही क्या बनता है, उसी से ही रेशम का धागा बनता है। रेशम का धागा बना ले करके और उसी से ही रेशम की साड़ी बनती है, रेशम के कपड़े बनते हैं। इसीलिए ये जो रेशम का कपड़ा होता है सबसे ज़्यादा महंगा होता है। और इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई, जितने भी रेशे होते हैं प्रकृति में, प्रकृति के द्वारा जितने रेशे मिलते हैं उसमें सबसे लंबा रेशा कौन सा होता है, रेशम का होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिल्क मैंने बताया। अब देखिए साटन नाम और मखमल, ये भी किस कैटेगरी के आते हैं, ये भी रेशमी में आते हैं। किस में आते हैं, रेशमी में आते हैं। अब देखिए जो साटन और मखमल में क्या अंतर है। जो साटन का कपड़ा होता है ये चिकना होता है। क्या होता है, साटन का कपड़ा चिकना होता है, जबकि मखमल का कपड़ा रोएदार होता है। साटन का कपड़ा चिकना होता है और मखमल का कपड़ा क्या होता है, रोईदार। बस इतना ही अंतर है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और इससे तकिया रजाई मखमल का बनाया जाता है। और जो साटन का होता है इससे कुर्ता, लहंगा, ब्लाउज भी बनाए जाते हैं। यानी दोनों में बस अंतर इतना है, जो साटन वाला कपड़ा होता है वो चिकना होता है, जो मखमल का कपड़ा होता है वो रोईदार होता है। ठीक है, और मैंने बताया कुर्ता, लहंगा, सलवार इसमें साटन के बनाए जाते हैं। मखमल में ये तकिया, रजाई, मेजपोश भी बनाए जाते हैं मखमल के कपड़े से। और जो आपने टेडी बियर भी देखा होगा उसमें भी कुछ कपड़े लगाए जाते हैं, मेजपोश पर जो बिछाए जाते हैं वो भी लगाए जाते हैं। तो वो काफ़ी जगह पे, लेकिन यहाँ पे आपको बस थोड़ा थोड़ा ही समझना है क्योंकि क्लास 8th का है, ज़्यादा आपको डीप यहाँ पर नहीं पढ़ना है। अब बच्चों देखते हैं ऊनी। देखिए ऊनी कपड़े में कितना आता है, 2 कैटेगरी आती है, एक ट्वीड आती है और एक सर्ज आती है। यानी दो ऊन कितने प्रकार के यहाँ पे बताया गया, एक ट्वीड है और एक से ट्वील नहीं है। ट्वील आपका इस कैटेगरी में आ जाएगा। देखिए जो इसमें ऊनी में आता है कौन कौन से, 2 है, एक ट्वीड होता है और एक सर्ज होता है। जो ट्वीड कपड़ा होता है, अब देखिए जब ऊनी में है तो सारे कपड़े क्या होंगे, गर्म होंगे, मोटे होंगे। तो जो ट्वीड वाला कपड़ा होता है ये मोटा होता है, गर्म होता है, इससे कोट जो पहने जाते हैं वो बनाए जाते हैं। ओवर कोट भी इसमें बनाया जाता है, उसके ऊपर पहने जा रहे ओवर कोट भी बनाए जाते हैं ट्वीड से। जबकि जो सर्ज होता है ये ट्वीड से थोड़ा महीन होता है, मुलायम होता है, कोमल होता है। कौन सा, सर्ज का। इससे पैंट, कोट, सूट ये सब भी बनाए जाते हैं। ये थोड़ा महंगे होते हैं, किससे, ट्वीड से। ट्वीड से जो सर्ज होता है काफ़ी महंगा होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, जबकि ये थोड़ा ट्वीड मोटा होता है। तो ये हमारी वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बताया सिलाई कला क्या है, सिलाई करने से क्या लाभ होते हैं। अब यहाँ पे ड्राफ्टिंग क्या है, कपड़े पर जो हम खाकर तैयार कर लेते हैं उसी ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग करने से क्या क्या लाभ होता है भी मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब देखिए सिलाई मशीन की हमें कैसे सुरक्षा रखनी चाहिए और विभिन्न प्रकार के वस्त्र कौन से होते हैं, सूती होते हैं, रेशमी होते हैं और ऊनी होते हैं। सूती में मैंने आपको 4 बताया, मार्किन, 2 सूती, मलमल और जीन्स। ठीक है, रेशमी में सिल्क, शाटन और मखमल। तीसरा आता है ऊनी में ट्वीड और सर्ज। तो ये आपका था जिसमें मैंने आपको बताया और ये आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट था। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए और जिससे बच्चे घर बैठे इसका
लाभ ले सकें। तो ये हमारे वीडियो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।